हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की चर्चा में हम लोग एक ऐसे देश और उस देश के ऐसे तानाशाह के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चर्चा के केंद्र में बना रहता है। हाल के समय में कुछ ऐसी ही गतिविधियां फिर से उसके संदर्भ में देखी गई हैं जिसके कारण वह सुर्खियों में आ चुका है। और ये और कोई नहीं बल्कि उत्तरी कोरिया है। और उत्तर कोरिया के तानाशाह का नाम आपने जरूर सुना होगा, किम जोंग उन। किम जोंग उन लगातार कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहता है जिसके चलते उसके बारे में जानकारियां मिलती रहती हैं। और ऐसी ही एक जानकारी अभी हाल में तब मिली है जबकि उसने अपने देश के पूर्वी तट से कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया है, जिसके कारण दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों को चिंता सताने लगी है। क्यों ऐसा किया गया और इस क्षेत्र को लेकर के उसने इस तरीके की गतिविधियों को क्यों महत्वपूर्ण तौर पर अपनाया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। आपको मैंने एक दूसरे कक्षा के अंतर्गत एक दूसरे वीडियो में ये बताया भी है किस तरीके से 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में एक विचारधारा के स्तर पर अंतर आया और उसके बाद दोनों के बीच में लगातार तनाव पनपता चला गया। लेकिन जिस तरीके से किम जोंग उन ने अपनी तानाशाही रवैये के जरिए दक्षिण कोरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों को लगातार संकट में डालने की चेष्टा की है, कोशिश की है, वो निश्चित तौर पर बहुत अधिक चिंताजनक है। और इसी को लेकर के आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उत्तर कोरिया ने जो हाल ही में 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रक्षेपण किए, इसमें एक के बारे में कहा गया कि जहां एक जमीन के ऊपर धराशायी हो गया, वहीं दूसरा जो है वो पूर्वी चीन सागर वाले क्षेत्र में विनष्ट हो गया। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा विभाजन किया गया है। और इन दोनों देशों के बीच में तनाव की बड़ी वजह यह है कि दोनों दो महत्वपूर्ण देशों सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पैरोकार माने जाते हैं। यहां पर दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर कोरिया ने अपने जांगियोन वाले क्षेत्र से ये जो हमला है, ये जो प्रक्षेपण है, अभी हाल के समय में किया था। क्यों ऐसा किया गया, क्यों इसकी वजहें हमें समझने की जरूरत है। दोस्तों, यहां पर समझिएगा कि जिस पूर्वी चीन सागर की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, उसी क्षेत्र में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ में मिलकर के एक संयुक्त सैन्याभ्यास किया। और उस संयुक्त सैन्याभ्यास का नाम था फ्रीडम एज। और इसी फ्रीडम एज के जरिए इन तीनों ने आपसी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश की। और इसी के रिटेलिएशन में उत्तर कोरिया के द्वारा ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया। और इसने यहां तक कहा कि आप इस पूर्वी चीन सागर वाले क्षेत्र को एशियाई नाटो में तब्दील नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, एशियाई नाटो की संज्ञा कौन दे रहा है? उत्तरी कोरिया दे रहा है। किसको दे रहा है? तो जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका को। यहां पर नाटो का मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए कि नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। और ये अमेरिका के लीडरशिप में पश्चिमी यूरोपीय देशों की एक सैन्य गुटबंदी को दर्शाता है। और यहां पर उत्तरी कोरिया के द्वारा यही कहा जा रहा है कि आप इस क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मिलकर के सैन्य गुटबंदी कर रहे हैं और हम इसका विरोध करते हैं। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा कि उत्तरी कोरिया का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त है वो है रूस। मैंने इसकी चर्चा अभी आपसे की भी कि रूस का लगातार सपोर्ट उत्तरी कोरिया को रहता है। और यहां तक कि रूस और उत्तरी कोरिया ने अभी हाल ही में एक पैक्ट पर भी, एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। और रूस ने दूसरी तरफ जापान के अगेंस्ट में भी कुछ बातें की हैं। जापान के अगेंस्ट में उसने यहां तक कहा है कि आप यदि नाटो देशों के साथ कोई भी संयुक्त अभ्यास करते हैं इस पार्टिकुलर रीजन में, तो हम उसका विरोध करेंगे। अब आप इस पूरे समीकरण को समझिए कि रूस का साथ किसको मिल रहा है? कोरिया को, उत्तरी कोरिया को मिल रहा है। और जापान का साथ किसको मिल रहा है? तो दक्षिण कोरिया।
और यूएसए। हम सभी ये जानते हैं कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया ऑलरेडी एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम सभी ये जानते हैं कि जापान और रूस के बीच में लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है। क्यूरिल द्वीप को लेकर के दोनों देशों के बीच में एक विवाद लगातार बना हुआ है ना, जिसे क्यूरिल विवाद भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका और रूस के बीच में भी लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है। हमने यह भी देखा है कि यूक्रेन के मामले में किस तरीके से अमेरिका ने रूस का विरोध किया है और रूस निश्चित तौर पर चाहता है कि हम यूक्रेन को धराशायी कर दें। यहां पर दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि उत्तरी कोरिया के द्वारा यूक्रेन के अगेंस्ट में रूस को लगातार मदद भी की जा रही है। यहां तक कि अभी हाल ही में उसने कुछ सैन्य टुकड़ी भी रूस को मदद के तौर पर मुहैया करवाई है और रूस के द्वारा इसके एवज में उत्तरी कोरिया को अनाज और तेल से आपूर्ति भी की जा रही है। नाभिकीय तकनीकी जो है वो उत्तरी कोरिया को रूस के द्वारा मिल रहा है। आप इस पूरे समीकरण को यदि समझें तो आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कैसे एक देश का दूसरे देश के साथ में जो एक रिटेलिएशन है, वो रिटेलिएशन जो विरोध है, प्रतिशोध है, वो दिख रहा है प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर। इसके अलावा हम सभी यह भी जानते हैं कि जो उत्तरी कोरिया का तानाशाह है किम जोंग उन, वो एक सनकी मिजाज का व्यक्ति है। शुरू में ही मैंने इसकी चर्चा की और इस हद तक वो सनकी है, इस हद तक उसकी तानाशाही रंग ला रही है कि अभी हाल ही में उत्तरी कोरियाई के जो भी अधिकारी हैं उनकी बैठक हुई और उस बैठक में जानते हो क्या हुआ? उस बैठक में सभी अधिकारियों ने किम जोंग उन की तस्वीर को लिए हुए एक बैच अपने सीने पर लगाए, है ना। और इसी कारण से ये चर्चा भी आई कि नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों ने किम जोंग उन की जो तस्वीर है वो सीने पर लगाई। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसे ये इस बात को इशारा मिल रहा है कि किम जोंग उन अपने व्यक्तिगत छवि को और अधिक प्रगाढ़ करना चाहता है और अधिक मजबूत करना चाहते हैं। सामने आप ये जो मीटिंग उनकी आयोजित की गई थी बीते हफ्ते सोमवार तक यह मीटिंग चली भी और उसी की तस्वीर यहां पर आप देख रहे हैं। यहां पर एक लाल रंग से जो चित्र है किम जोंग उन की लगाई गई है और ये जो यहां पर आप एक इंडिकेशन देख रहे हैं ये इनकी पार्टी का इंडिकेशन है, चिन्ह है ना। तो ये दर्शा रहा है कि किम जोंग उन अपने आप को और अधिक प्रख्यात करना चाहता है और अधिक अपने तानाशाही रवैये को मजबूत करना चाहते हैं और उसके आगे और कोई नहीं आ सकता। तो यहां पर इसी चीज को समझने की जरूरत है कि आखिर जिस तानाशाही सनकी के नेतृत्व में उत्तरी कोरिया वर्तमान में अपना जीवन जी रहा है, ऐसे में आने वाले समय में इस पार्टिकुलर रीजन में क्या शांति बनने की संभावना तलाशी जा सकती है? क्या अमेरिका दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मिलकर के इस क्षेत्र में शांति बहाल करने में सफलता पा सकता है? क्या उत्तर कोरिया का रूस के द्वारा जो सपोर्ट लगातार मिल रहा है उससे इस क्षेत्र में और अधिक अशांति की गंभीरता देखी जा सकती है? ये तमाम जो सवाल हैं अभी भी अनुत्तरित हैं। इनका जवाब एट प्रेजेंट नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में है कि कौन सा देश किस देश के साथ किस तरीके से कौन सा रवैया अपनाता है। यह आने वाले समय में ही समझा जा सकेगा कि आखिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जिस तरीके से लगातार तनाव की स्थितियां पनपती रही हैं, कभी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण के द्वारा तो कभी गुब्बारा वॉर के द्वारा, गुब्बारा युद्ध के द्वारा दोनों के बीच में तनाव देखा जाता रहा है। क्या इस तनाव को कभी विराम मिलेगा? गुब्बारा युद्ध तो बड़ा ही मजेदार है भाई। यहां पर मैं इसके हल्का सा जिक्र कर देना चाहूंगा कि जानते हो गुब्बारा युद्ध में ये लोग क्या करते हैं, एक गुब्बारा, एक बैलून में कचरा भर देते हैं, है ना, कागज का कचरा, प्लास्टिक, कुछ भी इस तरीके से भर करके और दूसरे देश की तरफ छोड़ देते हैं और वे बैलून उस देश की तरफ जाता है। मान लो कि उत्तर कोरिया ने छोड़ दिया तो दक्षिण कोरिया की तरफ वो बैलून यदि गया तो वो उस बैलून से ये जो कचरा है दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में गिर जाता है। एक तरीके से सांकेतिक तौर पर विरोध की स्थिति, मनोवैज्ञानिक तौर पर इरिटेशन और रिटेलिएशन की स्थिति को यह दर्शाता है। वैसे ही दक्षिण कोरिया के बारे में भी उत्तर कोरिया के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि यह भी हमारे अगेंस्ट में मनोवैज्ञानिक युद्ध कर रहे हैं इसके माध्यम से।
तो ऐसी ऐसी गतिविधियां इन दोनों के बीच में लगातार देखी जा रही हैं और ऐसे में रूस और अमेरिका का समर्थन इनको लगातार मिल रहा है। और इससे भी अव्वल ये कि उत्तर कोरिया के जो ये लाट साहब हैं किम जोंग उन, इनके द्वारा जो सनक है वो सनक किसी न किसी रूप में हमेशा उभरती रहती है। हमने आपके साथ ये चर्चा भी की कि कैसे कभी वो हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने की कोशिश करते हैं तो कभी परमाणु बम का परीक्षण करने की कोशिश करते हैं और किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को वो सिरे से नकार देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कई बार प्रतिबंध लगाया गया है उत्तर कोरिया के बेवजह की गतिविधियों पर, लेकिन दिक्कत यह है कि चीन और रूस के द्वारा इसको किसी न किसी रूप से समर्थन मिल जाता है और इसका नाजायज फायदा किम जोंग उन उठाता है। तो यहां पर यह विचार करने की जरूरत है कि क्या यह तानाशाही रवैया लगातार बना रहेगा या फिर इसके ऊपर कोई चेक लगाया जा सकता है वैश्विक बिरादरी के द्वारा, वैश्विक संगठनों के द्वारा। यह तो आगे आने वाले समय में ही देखा जा सकता है। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और इस चर्चा के साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का विजेता हमारा देश बना है, हम सब बने हैं और इसी विजय की खुशी में स्टडी IAS टीम के द्वारा आपको एक और तोहफा दिया जा रहा है और इस तोहफे के तहत यदि आप P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसमें एक विशेष छूट मिल रही है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 25,999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीन में से किसी भी कोर्स को आप अपने स्तर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जरिए GS का कंप्लीट कोर्स आप बहुत ही आसानी से, सरल और सहज तौर पर अपना सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए जिसकी शुरुआत हो रही है 8 जुलाई से शाम में 6 बजे से। निश्चित तौर पर GS का यह कंप्लीट P2I बैच आपके लिए एक बेहतर मार्गदर्शक साबित होगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।